ओके, स्क्रीन विजिबल झाली, ऐकूया लागलं का बघा. माइक बाळांनो बिल्कुल आपले ऑन करायचे नाहीत. अगर आपको कुछ कहना है तो आपको मुझे मैसेज करना है. कल मैंने अपना नंबर भी दिया था. ओके, मैसेज मैंने आज भी देखो किया हुआ है ज्वाइन करके. तो स्टार्ट ज्वाइनिंग वाला जो मैसेज आया हुआ है वो मेरा नंबर है. आप उस पर अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो. ठीक है, इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग ऑन ग्रुप, पोस्ट इट ऑन माय पर्सनल नंबर. ओके, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं. कल हमने प्रिंटफ देखा. ओके, एक बार प्रिंटफ वाला जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं. राइट, ठीक है. तो लेट्स गो टू डेव C++. सेटअप पे नहीं जाना है, ऐप चाहिए हमें, डेव CPP. ठीक है, और डेव CPP वाला ऐप जो है ये ओपन हो चुका. चलो अब इसमें प्रिंटफ जो है उसे ट्राई करके देखते हैं. ठीक है, तो ये अपनी .cpp वाली फाइल जो है ओपन हो गई. ओके, .cpp वाली फाइल ओपन हुई. अब इसमें हमें लिखना है पहले #include stdio.h. ओके, ठीक है. देन int main, और सबसे एंड में होता है रिटर्न 0. सबसे एंड में होता है रिटर्न 0. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे हमें एक सिंपल सा प्रिंटफ लिख देना है. से प्रिंटफ, तो कल जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे करके देखने हैं. हमने लिखा प्रिंटफ हेलो. ओके, सेमीकोलन यहाँ एंड में, और फिर दूसरा स्टेटमेंट हमने लिखा था प्रिंटफ वर्ल्ड. ओके, और ये भी कंप्लीट हुआ. देन एंड में रिटर्न 0. एंड में रिटर्न 0. ठीक है. ओके, तो हेलो और वर्ल्ड हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया. राइट, अब हेलो और वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद हमें पहला काम करना है, हमें इसको सेव कर देना है. ओके, क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे. सेव करने के लिए ये रिगल क्लासेस वाला फोल्डर ओपन हुआ. अब यहाँ लिखेंगे program4.c. program4.c. ओके, अब ये .c के साथ इसको सेव कर देते हैं. जस्ट प्रेस एंटर की, ये सेव हो गया. ओके, अब सेव कर देने के बाद हमें इसको कंपाइल करना है. कैसे कंपाइल करेंगे, F9 से कंपाइल कर देंगे. ओके, सो लेट्स प्रेस F9 की, और ये भाई साहब देखो कंपाइल हुए. कंपाइल होने के बाद एरर 0, वार्निंग 0 वाले मैसेजेस यहाँ पे आ गए. ओके, एरर 0, वार्निंग 0 वाले मैसेजेस यहाँ आ गए. मतलब हम अब रन करने के लिए रेडी है. हम अब रन करने के लिए रेडी है. ओके, सो आई विल प्रेस नाउ F10, और देखो कोड अपना रन हो चुका. और रन होने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या प्रिंट हुआ है, हेलो वर्ल्ड. क्या प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड. एक साथ प्रिंट हुआ. 2 प्रिंटफ है करके नेक्स्ट लाइन पे वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ.
एक ही लाइन पे प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, टू प्रिंट यूर आउटपुट ऑन द नेक्स्ट लाइन वी हैव टू राइट द कोड। और कोड लिखना है मतलब हमें /n मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? हमें /n मेंशन करना है। समझ रहे हो कि नहीं? वी हैव टू मेंशन व्हाट? वी हैव टू मेंशन /n। ओके, अब कैसे /n मेंशन करना है ये भी समझते हैं। तो रूल बहुत सिंपल सा है, जब आपको /n मेंशन करना है, ओके ठीक है, तो आपको वहीं पे /n देना है जहां से आपको लाइन को ब्रेक करना है। मतलब जहां से आपको आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, बस वहीं पे आपको /n मेंशन कर देना है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, वहीं पे आपको /n मेंशन करना है। अभी हमें कहाँ से आउटपुट ब्रेक करना है? तो ये जो वर्ड है, हम चाहते हैं कि ये वर्ड नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाए। वेयर शुड वी प्रिंट इट? वी हैव टू प्रिंट दिस वर्ड इन नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे हमें वर्ड को प्रिंट कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे वर्ड प्रिंट कर देना है मतलब W से पहले और O के बाद हमें /n देना है। तो अपने पास दो प्लेसेस है, W से पहले आप दे सकते हो और हेलो के बाद O के बाद आप यहाँ पे /n मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो हेलो के बाद चलो /n मेंशन कर देते हैं। राइट, हेलो /n। तो आउटपुट में क्या दिखेगा? ये हेलो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद /n प्रिंट होगा। /n प्रिंट होगा मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे फिर वर्ड प्रिंट होगा। ओके, नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट होगा? नेक्स्ट लाइन पे फिर वर्ड प्रिंट होगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? राइट, ओके। तो चलो अब इसको सेव कर लेते हैं एंड देन लेट्स कंपाइल। और कंपाइलेशन का रिजल्ट आया एरर 0, वार्निंग 0 एंड लेट्स रन इट। ओके, एक छोटा सा प्रॉब्लम, डन, लेट्स रन इट। कभी कभी ये फंक्शन की प्रेस करके आपको अपना Fn, F9, F10 यूज़ करने पड़ते हैं, याद रखना। ठीक है, तो हेलो के बाद देखो अब नीचे वर्ड प्रिंट हुआ क्योंकि हमने हेलो के बाद यहाँ /n मेंशन किया हुआ है। हेंस हेलो के बाद नीचे क्या प्रिंट हुआ? वर्ड प्रिंट हुआ। हेलो के बाद नीचे क्या प्रिंट हुआ? वर्ड प्रिंट हुआ। राइट, क्योंकि इधर /n है। वही /n अगर मैं हटा के यहाँ प्रिंट कर देता हूँ /n वर्ड, ओके, स्क्रीन नॉट विजिबल। वेट, ओके, कुछ तो गड़बड़ हुई बच्चों, ज़रा रुको, जस्ट ए मिनट, वी विल सॉर्ट दिस आउट। चलो हो गया। अभी देखो सारी स्क्रीन आपको विजिबल रहेगी, डेव CBP भी विजिबल होगा। ठीक है, सो printf /n वर्ड। अब इसका आउटपुट एक बार ज़रा देख लेते हैं। देखो /n मैंने पहले हेलो के बाद यहाँ एंड में लिखा था,
फिर यहाँ स्लैश एन मैंने प्रिंट एफ के बाद लिखा हुआ, वर्ल्ड में W से पहले लिखा हुआ है। आउटपुट में फिर हमें दिखेगा वही सेम, पहले हेलो प्रिंट होगा, देन ड्यू टू स्लैश एन कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा और फिर वर्ल्ड प्रिंट होगा। ओके, लेट्स रन इट। सेव किया मैंने इसको, कंपाइल एंड रन, और रन करने के बाद देखो हेलो और वर्ल्ड यहाँ प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा आपको। ऊपर हेलो है, नीचे वर्ल्ड है। ओके, कैसे प्रिंट हुआ? तो ये प्रिंट हुआ ड्यू टू स्लैश है। ठीक है, चलो अब वेरिएबल की वैल्यूज जो है उन्हें प्रिंट करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू प्रिंट वेरिएबल वैल्यूज। ओके, तो अपने पास है इंट ए, ओके, इंट से num1 कॉमा num2, num1 num2 को अब हम इनिशियलाइज करेंगे। ओके, लेट्स इनिशियलाइज num1 एंड num2। तो num1 हुआ 10 और num2 हुआ 15, num1 हुआ 10 और num2 हुआ 15। अब हमें इन दो वेरिएबल की वैल्यू जो है उसे प्रिंट कर देनी है। अब इन वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैंने आपको पहले कहा था कि भाई पहले अपना मैसेज जो है वो मैसेज डिसाइड कर लो। तो क्या मैसेज होना चाहिए? मैसेज ऐसा होना चाहिए, देखो वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10 और फिर उसके नीचे प्रिंट होगा वैल्यू 2 इज इक्वल टू 15। ये दो हमारे मैसेजेस होने चाहिए। फिर मैंने आपसे कहा था आपकी जो वैल्यू है या फिर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की प्लेस इन मैसेजेस में डिसाइड करो। तो क्या डिसाइड हो रहा है? num1 जो है इधर प्रिंट होगा, num2 जो है इधर प्रिंट होगा। तो ये जो दो वैल्यूज प्रिंट हुई है यहाँ पे हम अपने वेरिएबल के लिए नेसेसरी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मेंशन कर देंगे। अपने वेरिएबल के लिए नेसेसरी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम मेंशन कर देंगे। क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स? 10 के लिए होगा %d, ओके, और 15 पे num2 चाहिए तो num2 के लिए है %d, दोनों %d है। ओके, num1 के लिए भी %d, num2 के लिए भी %d। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या थी? फॉर्मेट स्पेसिफायर प्लेस करने के बाद ये पूरी चीज़ डबल कोट में डाल दो। तो मैंने इधर डबल कोट जो है शुरू किए और डबल कोट यहाँ ख़त्म किए। ओके, अब डबल कोट ख़त्म होने के बाद हमें देना है कॉमा, और कॉमा के बाद जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपके डबल कोट के अंदर है उतने ही वेरिएबल आपको कॉमा के बाद मेंशन कर देने हैं। उतने ही वेरिएबल्स क्या करने हैं? कॉमा के बाद मेंशन कर देने हैं। सो वी हैव वैल्यू 1 इक्वल टू %d कॉमा num1, एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो एक वेरिएबल। और फिर लास्ट स्टेप थी ये पूरी चीज़ जो है प्रिंटफ और पैरेंथेसिस के अंदर लिख लो। तो हम लिखेंगे प्रिंटफ और पैरेंथेसिस में ये चीज़ एंड में चाहिए सेमीकोलन। एंड में क्या चाहिए? सेमीकोलन। सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करनी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करने के बाद इसे डबल कोट में मेंशन कर दो। ये आ गया। डबल कोट कंप्लीट करने के बाद ये डबल कोट के अंदर जो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये कौन से वेरिएबल के लिए यूज़ किया है वो यहाँ बता दो। इट इज़ फॉर num2। और ये सब कंप्लीट जब होगा तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो है, ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो प्रिंटफ और पैरेंथेसिस के अंदर लिख लो। तो हमें बस इधर लिख देना है। अभी देखो प्रिंटफ ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड में सेमीकोलन, और ये जो भी है इसको यहाँ से उठाते हैं से कट और उसको यहाँ प्रिंटफ में पेस्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा ये भी समझो। जब प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा तब आपका एग्जीक्यूटर इस num1 की जो वैल्यू है वो num1 की वैल्यू फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर पे प्लेस कर देगा।
और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब num2 की वैल्यू इसके फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर पे प्लेस कर देगा और फिर जो स्ट्रिंग बनेगी उसे आपके कंसोल पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद जो स्ट्रिंग बनेगी उसे क्या करेगा, आपके कंसोल पे प्रिंट कर देगा। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ रहे हो? चलो अब इसको रन करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू रन इट। और याद रखना, आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये प्रिंटफ वाले जितने कोड्स हमने देखे हैं सारे के सारे कोड्स मशीन में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। चलो इसको सेव करिए हमने। लेट्स कंपाइल इट एंड लेट्स रन इट। और रन करने के बाद देखो आपको मैसेजेस क्या मिले। वैल्यू 1 इज इक्वल टू 10, वैल्यू 2 इज इक्वल टू 15। बस प्रॉब्लम क्या है, ये वैल्यू 2 वाला मैसेज जो है ये मुझे चाहिए नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन पे लेने की बात जब आती है तब हमें क्या मेंशन करना होता है, /n मेंशन करना होता है। ओके, तो वैल्यू 2 से पहले यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे /n। ठीक है, अब जो मैसेजेस प्रिंट होंगे वो एक के नीचे एक करेक्ट प्रिंट होंगे। कैसे प्रिंट होंगे? एक के नीचे एक प्रिंट हो जाएंगे ये मैसेजेस। ओके, चलो इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद अगेन लेट्स कंपाइल इट एंड लेट्स रन इट। और ये देखो अब आपके मैसेजेस जो है वो एक के नीचे एक करेक्ट प्रिंट हो चुके हैं। Your messages are printed correctly one below the other। क्लियर हुआ? कोड समझ गए कि नहीं? ठीक है, चलो एक बार नोट कर लो, खुद से लिख लो num1 और num2 की वैल्यू। अब इस कोड से हुआ क्या देखो, num1 की जो भी वैल्यू आप मेंशन करोगे, चलो हमने इधर मेंशन किया से 18, तो अब जब रन करेंगे तो num1 की वैल्यू इधर क्या प्रिंट होनी है, num1 की वैल्यू इधर प्रिंट होनी है 18। क्या प्रिंट होगी? 18 प्रिंट होगी। समझ गए? चलो सेव किया, इसको कंपाइल किया हमने एंड रन। और रन करने के बाद देखो 18 15 वैल्यू यहाँ प्रिंट हुई। क्या प्रिंट हुआ? 18 एंड दिस इज 15। ओके, चलो इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो बच्चों, खुद से लिख लो। कल एक बार लिखा था हमने शायद, आज एक बार फिर से लिख दो। चलो हो गया? ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं सी। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज एक ही प्रिंटफ में प्रिंट करेंगे, num1 भी और num2 भी। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ये वाला प्रिंटफ यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें फिर से एक बार मैसेज क्या चाहिए, चलो फ्रॉम द बिगिनिंग करते हैं। तो अपने मैसेज पहले डिसाइड करना है। मैसेज हमें ऐसा चाहिए, एक ही लाइन में एक ही प्रिंटफ में प्रिंट करना है ना। तो मैसेज हमें चाहिए, देखो वैल्यू 1 इज इक्वल टू 18 एंड देन वैल्यू 2 इज इक्वल टू 15। दैट इज माई मैसेज। अब इस मैसेज में हमें क्या करना है, num1 और num2 की वैल्यूज सबसे पहले डिसाइड कर देनी है। क्या करना है,
num1 num2 की वैल्यू मतलब प्लेस num1 num2 की प्लेस हमें यहाँ पे डिसाइड कर देनी है कि कहाँ पे होने चाहिए num1 num2। तो पहला तो डिसाइड हुआ इधर होना चाहिए num1, प्लेस डिसाइड होते ही उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल दो। इधर होना चाहिए num2, प्लेस डिसाइड होते ही उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल दो। एंड देन डबल कोट में पूरी चीज़ हमें लिख देनी, पूरा स्टेटमेंट यहाँ डबल कोट में लिख देना है और इस डबल कोट के बाद देना है कॉमा। आफ्टर कॉमा हर फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हमें एक वेरिएबल इधर मेंशन कर देना है। फॉर एवरी फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें एक वेरिएबल यहाँ मेंशन कर देना है। तो पहला परसेंट किस लिए लिखा है हमने, वो हमने लिखा है num1 के लिए। सो आई विल राइट हियर num1 फिर कॉमा। अब दूसरा परसेंट किस लिए लिखा है, ये लिखा है फॉर num2, देन आई विल से हियर num2। और ये पूरा जो रिक्वायरमेंट है प्रिंटफ का वो यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पूरी चीज़ प्रिंटफ और पैरेंथेसिस में लिख देनी है। किस में लिखनी है पूरी चीज़, प्रिंटफ पैरेंथेसिस सेमीकोलन, और इसके अंदर ये पूरा आपका स्टेटमेंट जाना चाहिए। ओके एज इट इज़। चलो तो फिर इसे यहाँ से उठाते हैं और प्रिंटफ में डाल देते हैं। ये हो गया आपका प्रिंटफ। ठीक है, अब कैसे काम करेगा प्रिंटफ, बहुत सिंपल है। आपका डेटा कंसोल पे प्रिंट करने से पहले num1 का जो कंटेंट है वो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर पे रिप्लेस करेगा, बिकॉज num1 इज द फर्स्ट वेरिएबल यू हैव मेंशन्ड आफ्टर कॉमा। num1 जो है वो पहला वेरिएबल है जिसे आपने मेंशन किया हुआ है। ओके, सो दिस %d will get replaced by value of num1 and the second %d will get replaced by value of second variable। ओके, तो ये मैचिंग कुछ इस तरह से हो रहा है। num1 पहला वेरिएबल है इसलिए पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर पे, num2 दूसरा वेरिएबल है इसलिए दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर पे, और ये मैसेज जो है अपना प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, वैल्यू 1 इक्वल टू 18, वैल्यू 2 इज इक्वल टू 15। ओके, चलो ये सेव हुआ। लेट्स कंपाइल एंड रन। और ये देखो रन होने के बाद आपको मैसेज मिला वैल्यू 1 इक्वल टू 18 एंड वैल्यू 2 इज इक्वल टू 15। वैल्यू 1 इज इक्वल टू 18, वैल्यू 2 इज इक्वल टू 15। क्लियर है, राइट? ठीक है, तो अब यहाँ में करना क्या है, बस ये वाला जो मैसेज है उसे नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है। नेक्स्ट लाइन पे लेकर आने के लिए आपको पता है वी हैव टू गो विथ /n। ओके, V से हमें लाइन ब्रेक करनी है ना, हम चाहते हैं कि V नेक्स्ट लाइन पे आए, तो उससे पहले बस लाइन को ब्रेक कर देना है। न्यू लाइन कैरेक्टर मेंशन करना है, /n मेंशन कर देना है। लेट्स रन इट अगेन। सेव किया हमने इसको, कंपाइल एंड रन, और ये आ गई देखो सारी वैल्यू जो है। वैल्यू 1 इज इक्वल टू 18, वैल्यू 2 इज इक्वल टू 15, एक के नीचे एक प्रिंट हो चुका। ओके, ठीक है, ये वाला एक प्रिंट है, या फिर ये पूरा कोड जो है ये कोड ही मेंशन कर दो। नोट कर लो, कोड नोट कर लो बच्चों। जब हमारा लेक्चर चल रहा है तब आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है। जो कोड मैं आपको मेंशन करने के लिए कह रहा हूँ वो कंपलसरी आपके नोटबुक में ही आपको मेंशन करने हैं। ओके, अगर लेक्चर करना कंटिन्यू करना आपका डिसाइड हो जाता है, रिमेंबर वी नीड 400 पेजेस नोटबुक। ओके, 400 पेजेस की नोटबुक हमें चाहिए, राइट? तो ये कोड अभी लिख लो, नोटबुक में लिखना है, मशीन में टाइप नहीं करना है।
चलो हो गया, ठीक है, ओके। अब और एक दो वेरिएशंस देखो। प्रिंटफ क्या कहता है, सी, अब ये समझना। प्रिंटफ कहता है डबल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है और उसे एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कर देना है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा प्रिंटफ कहता है। क्या कहता है, वॉट एवर यू हैव रिटन ऑन डबल कोट, ओके, जस्ट ए मिनट, लेट शिफ्ट इट टू फुल पेज, हाँ, वॉट एवर वी हैव रिटन ऑन इन डबल कोट्स, ओके, सी, ओके, तो ये कहता है वॉट एवर वी हैव रिटन इनसाइड डबल कोट, एवरीथिंग इनसाइड डबल कोट goes on console as it is, okay, except format specifiers and escape sequences, एक्सेप्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंसेस। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो प्रिंटफ कहता है जो कुछ भी आपने लिखा है डबल कोट के अंदर वो एज इट इज कंसोल पे जाएगा एक्सेप्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंस। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब आपको पता है कौन कौन से कैरेक्टर्स, दे आर %d, %c, %f, %lf, ओके, ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, ओके। एंड व्हाट आर एस्केप सीक्वेंसेस, बस एक एस्केप सीक्वेंस आपने देखा है, दैट इज /n। और भी कई सारे एस्केप सीक्वेंसेस है जैसे कि /t, /r, /b, /a, ओके, एंड सो ऑन, डन। तो ये होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। और ये %d, %c, %f, %lf और कई सारे हैं, वो होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो डबल कोट में इनके सिवा जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ एज इट इज कंसोल पे जाएगा। सब कुछ किधर जाएगा, एज इट इज कंसोल पे जाएगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहा, अगर हम लिख रहे हैं सी printf hello /n वर्ल्ड, तो इसमें से देखो हेलो और वर्ल्ड एज इट इज स्क्रीन पे चले जाएंगे, बट आपका ये जो /n है, ये /n एज इट इज स्क्रीन पे / और n प्रिंट नहीं होगा। इसका मीनिंग स्क्रीन पे प्रिंट होगा। मीनिंग ऑफ /n gets printed on screen. Meaning of /n gets printed on screen. What is meaning of /n? Take a cursor to next line. Take a cursor to next line. Okay, ठीक है। तो ये उसका मीनिंग है और ये आपके कंसोल पे डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर एज इट इज कभी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होते कंसोल पे, उन पे आपके वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस होती है और वो वैल्यू जाकर के कंसोल पे प्रिंट होती है। हेंस आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट, एवरीथिंग इनसाइड डबल कोट गोज ऑन कंसोल एज इट इज एक्सेप्ट format specifiers and escape sequences, except format specifiers and escape sequences, ठीक है। देखो printf आप समझ रहे हो कि नहीं, देखो
डन, ठीक है, ओके। अब देखो, आई होप प्रिंट एफ जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब ये डबल कोट के अंदर अब जो भी लिखोगे अदर देन फॉर्मेट स्पेसिफायर, सब कुछ एज इट इज स्क्रीन पे जा रहा है। तो मान लो मैंने इधर लिखा इंस्टेड ऑफ वैल्यू 1 मैंने लिखा num1, ओके, एंड इंस्टेड ऑफ वैल्यू 2 मैंने इधर लिखा num2। तो क्या इससे एग्जीक्यूशन में कोई फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। num1 एंड num2 दे आर सिंपली सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और वो एज इट इज कंसोल पे जाएंगे क्योंकि आपने उन्हें डबल कोट्स में लिखा हुआ है। और डबल कोट में लिखे हुए सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर और /n, इन्हीं को कोई ना कोई मीनिंग होता है, बाकी सारे तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है ओनली व्हेन वी राइट देम इनसाइड डबल कोट्स, व्हेन वी राइट देम इनसाइड डबल कोट्स। तो अभी मैसेज में क्या प्रिंट होगा? मैसेज में प्रिंट होगा num1 इज इक्वल टू 18 एंड num2 इज इक्वल टू 15। लेट्स ट्राई टू रन इट। तो हमने इसको कंपाइल किया एंड रन, और रन करने के बाद देखो num1 और num2 की वैल्यूज करेक्ट प्रिंट हो चुकी है। ओके, num1 इज इक्वल टू 18 एंड num2 इज इक्वल टू 15। वैल्यूज जो है वो करेक्ट प्रिंट हो गई। एवरीबडी क्लियर विद दिस? वैल्यूज जो है वो करेक्ट प्रिंट हो गई। चलो आगे। अब मान लो मैंने इधर लिखा हुआ है num1 इक्वल टू %d, num2 इक्वल टू %d, इधर मैंने कहा num2 एंड num1। क्या इससे एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम होगा? कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम होगा कि वो एरर दे देगा या फिर ऐसा कुछ? तो एग्जीक्यूशन में सिंटैक्टिकली कोई गड़बड़ नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बस होगा क्या, फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर पे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आएगी, सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर पे सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आएगी। और आप ये भी समझो, एस्केप सीक्वेंस और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, इन्हें छोड़ के जो कुछ भी आपने डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज कंसोल पे जाएगा। वो क्या होगा? वो एज इट इज कंसोल पे जाएगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? राइट। इवन इफ यू हैव रिटन दीज स्पेसेस, वो भी कंसोल पे जा रही है एज इट इज। चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ एक स्पेस और बढ़ाते हैं। ओके, लेट्स इंक्रीज द स्पेस, और फिर आउटपुट में देखो क्या आता है। और यहाँ एक स्पेस कम कर देते हैं। लेट्स चेक व्हाट इज देयर इन द आउटपुट। सेव कर देते इसको, कंपाइल किया एंड रन। और रन करने के बाद देखो, जहाँ एक्स्ट्रा स्पेस दी थी वो करेक्ट 15 प्रिंट हुआ, बट num1 की वैल्यू 15 नहीं है। num1 की वैल्यू कितनी है? 18। लेकिन हमने प्रिंट एफ में उल्टा पुलट कर दी अपनी वेरिएबल की, दैट इज वाई ये वैल्यूज भी अब उल्टी प्रिंट हो रही है। आपको नोट ये करना है कि एक्स्ट्रा स्पेस देने से कंसोल पे भी एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट हो चुकी है, और ये स्पेस निकालने से यहां से देखो स्पेस निकल चुकी है। समझ गए हो? राइट, ठीक है। तो कंक्लूजन, डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखोगे एज इट इज कंसोल पे जाएगा, एक्सेप्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड escape sequences, except what? Format specifier and escape sequences। समझ गए हो? ठीक है, ओके। आई होप प्रिंट एफ जो है वो आपको क्लियर हो गया है। एस्केप सीक्वेंस जो है वो आगे हम कैर डेटा टाइप में अलग से पढ़ेंगे, डोंट वरी। कैर डेटा टाइप में हम उसे अलग से पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ओके, अब हमें स्कैन एफ समझना है। क्या समझना है? स्कैन एफ। ओके, तो स्कैन एफ किस लिए यूज होता है? यूजर से, एंड यूजर से इनपुट स्कैन करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डन। चलो एक दो कोड पहले करके देखते हैं और फिर चलते हैं स्कैनएफ के पास। आई होप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये दो चीज़ें आप सबको पता है।
राइट, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, चलो इसके लिए दो प्रोग्राम्स करके देखते हैं। ठीक है, चलो दो प्रोग्राम्स करके देखते हैं। तो पहला प्रोग्राम कहता है प्रिंट, ये एडिशन वाला बस प्रोग्राम जो है वो हमें अभी करके देखना है। ओके, कौन सा प्रोग्राम करेंगे? एडिशन वाला, दो वेरिएबल की एडिशन कर देते हैं। ओके, लेट्स प्रिंट एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो अपने पास है एक इंट मेन। बळांनो ऑडिबल विजिबल आहे का बाबांनो सगळं? जरा मला मेसेज करा बरं पटकन ग्रुपवरती किंवा पर्सनलला करा। स्क्रीन विजिबल आहे, व्यवस्थित ऐकू येत आहे सगळ्यांना? ओके, सो वी हैव इंट मेन। ओके, अब यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। लेट्स से आवर वेरिएबल्स आर इंट num1 कॉमा num2। ये अपने दो वेरिएबल्स हैं, एक है num1 एक है num2। इन दोनों को वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा num1 इज इक्वल टू 10 और दूसरा है num2 इज इक्वल टू 15। num1 इज इक्वल टू 10 एंड num2 इज इक्वल टू 15। डन। ठीक है, ओके, अब इन दोनों की एडिशन प्रिंट कर देनी है। तो एडिशन के लिए हमें और एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। ओके, और वो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं इंट आंसर करके। ठीक है, तो यहाँ एक रूल जो है वेरिएबल का वो मैं आपको एक बार रिपीट कराना चाहूँगा। रूल कहता है एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। ओके, हर एक वेरिएबल क्या होना चाहिए? उसके फर्स्ट यूज से पहले डिक्लेयर होना चाहिए। यही रूल हमने अलग भाषा में लिखा था कि अगर आपको वेरिएबल की ज़रूरत है तो उसे पहले क्रिएट करो। क्रिएट करो मतलब पहले उसे डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करने के बाद फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो। वही रूल यहाँ पे अलग स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। तो जहाँ पे आपने वेरिएबल वाली नोट लिखी है, ओके, वहाँ पे ये वाला एक स्टेटमेंट जो है ऐड कर दो। वहाँ ये वाला स्टेटमेंट ऐड कर दो। वेरिएबल की नोट आपने जिधर लिखी है वहाँ ये स्टेटमेंट ऐड कर दो। उसमें आगे ये भी लिख लेना, अदरवाइज कंपाइलर जनरेट्स एरर। अदरवाइज कंपाइलर जनरेट्स एरर। यूज करने से पहले क्या होना जरूरी है? डिक्लेयर होना जरूरी है। ओके, जरा हे नोट करून ठेवा देता। चलो हो गया, ठीक है, ओके। अदरवाइज कंपाइलर जनरेट्स एरर। चलो ठीक है, तो अब हमें आंसर वेरिएबल यूज करना है तो मैंने उसको डिक्लेयर किया। अब num1 और num2 की एडिशन करनी है। num1 और num2 की क्या करनी है? एडिशन कर देनी है। ओके, तो num1 और num2 की एडिशन होगी। देखो, num1 प्लस num2, ओके, num1 प्लस num2, और ये जो एडिशन होगी ये एडिशन हमें असाइन कर देनी है आंसर वेरिएबल को। ये एडिशन किसको असाइन करेंगे?
आंसर वेरिएबल को असाइन कर देंगे। समझ गए हो? ठीक है, बस ये असाइनमेंट वाला फंडा जो है इसको याद रखना कि असाइनमेंट जो है हमेशा RHS वैल्यू always gets assigned to LHS. RHS value always gets assigned to LHS. क्लियर हुआ? तो ये जो RHS है इन दोनों की एडिशन होगी 25 और 25 जाकर के आंसर में स्टोर होगा। और अब हमें ये ANS वेरिएबल जो है इसे प्रिंट कर देना है, तो हम कहेंगे प्रिंट एफ ओपनिंग पैरेंथेसिस डबल कोट, अंदर मैसेज चाहिए अपना। क्या मैसेज है? मैसेज होना चाहिए, चलो ये एडिशन इज इक्वल टू 25। तो 25 पे आंसर वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए, तो मैं लिखूंगा एडिशन इज इक्वल टू, इधर आंसर वेरिएबल की वैल्यू मतलब कौन? %d, और %d के बाद डबल कोट कंप्लीट कॉमा, और कॉमा के बाद कौन चाहिए? इस %d को आपने जिस वेरिएबल के लिए लिखा हुआ है वो वेरिएबल आफ्टर कॉमा आपको मेंशन कर देना है। वो वेरिएबल आफ्टर कॉमा आपको मेंशन कर देना है। ओके, और आपका प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये 25 प्रिंट कर देगा, बट यहाँ प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि आपका ये कोड हमेशा 10 और 15 की ही एडिशन करेगा। यूजर को अगर किसी और नंबर्स की एडिशन करनी रही तो फिर ये वाला कोड यूजलेस कोड बन जाएगा। अदर देन 10 15 की एडिशन अगर करनी है तो ये वाला कोड यूजलेस कोड बनेगा, क्योंकि ये कोड जिंदगी भर किसके एडिशन करता रहेगा? 10 एंड 15 की एडिशन करता रहेगा। अगर आपको किसी और नंबर की एडिशन चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे, और ये हमें नहीं करना है। हम चाहते हैं अपना प्रोग्राम विदाउट एनी चेंजेस किसी भी वैल्यू के लिए काम करे। हम क्या चाहते हैं? हमारा प्रोग्राम विदाउट एनी चेंजेस शुड वर्क for any value, should work for what? Any value, should work for any value without changing the code। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें अपने प्रोग्राम में ही एंड यूजर से इनपुट स्कैन कराना होता है। अपने ही प्रोग्राम में एंड यूजर से हम क्या करेंगे? इनपुट स्कैन करेंगे। मतलब क्या करेंगे कि भाई आपको कौन से 2 नंबर की एडिशन करनी है वो 2 नंबर दे दो, मैं एडिशन करके आपको बता दूंगा। तो वो 2 नंबर एंड यूजर से लेने का काम हमें अपने प्रोग्राम में करना है, और ये काम करने के लिए हमें ज़रूरत है स्कैनफ भाई साहब की। ये काम किसका है? ये काम है स्कैनफ वाले भाई साहब की। तो अब हमें समझना है हाउ टू यूज स्कैनफ। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना हाउ टू यूज स्कैनफ। ओके, ठीक है। प्रिंटफ कैसे यूज हुआ ये बात क्लियर हो गई। ये भी जरा कोड लिख लो और लिख लेना, दिस इज this code cannot perform addition of other numbers
कैन परफॉर्म एडिशन ऑफ 10 and 15 ओनली, इट्स हार्ड कोडेड प्रोग्राम। ओके, अब हमें क्या करना है, स्कैनफ यूज करके अपने प्रोग्राम को मोर वर्सटाइल बनाना है। वर्सटाइल मतलब क्या, यूजर जो चाहे उन नंबर्स का एडिशन कर पाएगा, ऐसा प्रोग्राम हमें लिखना है। कैसा प्रोग्राम लिखना है, यूजर जब चाहे तब जो चाहे वो नंबर्स की एडिशन कर पाए, ऐसा प्रोग्राम हमें लिखना है। और ऐसा प्रोग्राम लिखने के लिए हमें किसका हेल्प लेनी है, मिस्टर स्कैनफ की हेल्प लेनी होगी। हमें किसकी हेल्प लेनी है, स्कैनफ वाले भाई साहब की हेल्प लेनी है। ओके, काय पर्पज आहे स्कॅनएफचा, तो बाळांनो लक्षात आला का, पहा पर्पज यूज कैसे करना है इससे कोई लेना देना नहीं है। पर्पज क्या है, तो इधर ये वाला कोड देखो, इधर num1 की वैल्यू 10 है, num2 की 15 है, तो इस कोड में ये दोनों की वैल्यू हमेशा वही रहेगी। और हम चाहते हैं कि ये जो दो वैल्यूज़ है ये आपके कस्टमर से आए, आपकी यूज़र से आए। और आपकी यूज़र से या फिर कस्टमर से जो भी वैल्यूज़ हम लेंगे, वो वैल्यूज़ लेने के लिए हमें काम करना है स्कैनफ के साथ। किसके साथ काम करेंगे, स्कैनफ के साथ काम करेंगे। एवरीबडी क्लियर विद दिस। और अब देखते हैं हाउ टू यूज स्कैनफ। स्कैनफ हमें कैसे यूज करना है ये जरा समजते हैं। ओके, जरा तोपर्यंत हा प्रोग्राम लिहून घ्या, ही थिअरी सुद्धा लिहून ठेवा। ले बाळांनो पटपट। चलो हो गया, जल रहा है, लून जलगा। चलो अब स्कैनफ देखते हैं। अब आपको मैं थोड़ा स्कैनफ का पर्पस पहले दिखा देता हूं, फिर हम सिंटैक्स वगैरह वाली चीजें सोचेंगे। ओके, तो पहले आप एक काम करो, स्कैनफ को थोड़ा समझो, बस देखो काम कैसे करता है। ओके, तो अब हमने इधर लिया हुआ है num1 एंड num2। ओके, वी हैव रिटर्न num1 एंड num2। तो ये जो है ये सब अब हटा देते हैं। अब num1 num2 को इनिशियलाइज नहीं करेंगे। ओके, num1 और num2 को इनिशियलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ इनकी वैल्यूज हम यूजर से लेंगे। कैसे, चलो दिखाता हूं आपको। तो मैं इधर कुछ कोड लिख रहा हूं, आप कोड पे नहीं बस आउटपुट पे फोकस करना कि हमें अब आउटपुट कैसा चाहिए। ओके, सी और ये मैंने यूज किया स्कैनफ कॉमा एंड num1 कॉमा एंड num2। अब एंड num1 एंड num2 ये सब क्या है, दैट डजंट मैटर। ओके, दैट डजंट मैटर। ओके, आप बस आउटपुट पे फोकस रखना, जो मैं रन करूंगा ये सब होने के बाद। ठीक है, अब इनके एडिशन भी प्रिंट कर देते हैं।
हो गया, ठीक है, राइट। लेट्स रन इट। और स्कैनफ क्या डिफरेंस क्रिएट करता है ये ज़रा समझते हैं। ओके, सी वी जस्ट लेट्स सेव इट, देन कंपाइल एंड रन। और ये देखो इंटर डेटा करके मैसेज आ गया। डेटा मतलब क्या, हमें 2 इंटीजर वैल्यूज एंटर करनी है। तो ये देखो एंटर डेटा करके मैसेज आया और उसके बाद आपका कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है और आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। आपका वो जो कर्सर है वो बस अभी ब्लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है। समझ रहे हो नहीं? कर्सर इज जस्ट ब्लिंकिंग। तो हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें इधर इनपुट देना है। ओके, लेट्स गिव इनपुट। मैंने दिया 5, पहला इनपुट। इनपुट के बाद हमेशा एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की ओके, अपने कीबोर्ड पे होती है एंटर की, राइट। लेट्स प्रेस इट। और प्रेस करने के बाद दूसरा नंबर देंगे 4 एंड 5 + 4। नीचे एडिशन प्रिंट हो जानी चाहिए। यू एंटर्ड num1 num2 वाले मैसेजेस भी आ जाएंगे। ओके, एंड मैं फिर से एक बार एंटर की प्रेस करूंगा। हर इनपुट के बाद एंटर की दे देनी है। और ये आ गए, देखो नीचे क्या क्या मैसेज आया। यू एंटर्ड num1 = 5 num2 = 4 एडिशन = अब आगे कुछ नहीं आया। देखो क्यों नहीं आया? क्योंकि एडिशन के बाद हम फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना ही भूल गए, इसलिए एडिशन के बाद इधर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है। तो ये आंसर वेरिएबल की वैल्यू किस पे रिप्लेस करेंगे? कोई है ही नहीं। ओके, इसलिए इधर कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। एरर तो हम समझ गए हैं कि इधर भाई आपको % लिखना था, आपने लिखा नहीं, % लिखा, प्रोग्राम में चेंज किया। चेंज करने के बाद वही 3 स्टेप्स है। सेव करो, कंपाइल करो एंड रन करो। फिर से एक बार आया, देखो मैसेज एंटर डेटा। एंटर डेटा के बाद रुका हुआ है। क्यों रुका है? क्योंकि आपने स्कैनफ मेंशन किया। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कैनफ? गेट द इनपुट फ्रॉम यूजर। क्या पर्पज है स्कैनफ का? गेट द इनपुट फ्रॉम यूजर। ओके, तो पहला इनपुट दिया मैंने 3, दूसरा इनपुट दिया मैंने 5 और ये मैसेजेस आ गए। देखो यू एंटर्ड num1 3 num2 5 और एडिशन देखो आ गई दोनों की 8। दोनों की एडिशन क्या मिली? यहाँ दोनों की एडिशन मिली 8। अब चलो आपको स्कैनफ को हटा के दिखाता हूँ। देखो स्कैनफ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं बस चाहता हूं कि आप सिर्फ स्कैनफ का पर्पज समझो। क्या समझना है स्कैनफ का पर्पज? कि स्कैनफ करता क्या है, स्कैनफ लिखने से क्या होने वाला है, ये समझो। फिर हम आराम से समझेंगे स्कैनफ लिखना कैसे है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन से सिंटैक्सेस फॉलो करने हैं। ओके, वो हम सब देखेंगे। चलो एक बार फिर से स्कैनफ। अब एक काम कर लेते हैं, स्कैनफ को हटा देते हैं। ओके, लेट्स सेव इट। एक बार रन करके देखते हैं। फिर से कंपाइल किया हमने इसको, रन। ओके, एंटर डेटा। पहला डेटा देने के बाद एंटर की, दूसरा डेटा देने के बाद एंटर की, एडिशन आ गई 15, बिल्कुल सही। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, स्कैनफ को हटा देते हैं। ओके, लेट्स रिमूव इट। अब स्कैनफ हटने के बाद चलो सोचेंगे कि क्या अपना प्रोग्राम हमसे इनपुट लेने के लिए रुकता है या फिर नहीं। ये बस देखेंगे, हमसे इनपुट लेने के लिए प्रोग्राम रुकेगा या फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म ही हो जाएगा। ये बस हमें यहाँ पे समझना है। ओके, चलो कंपाइल कर लेते हैं एंड रन। और ये देखो एंटर डेटा के बाद रुका ही नहीं, सीधे दे दिया उसने एंटर्ड नंबर, num1 = 0 num2 = 1 एडिशन इज 1। अब 0 1 कहाँ से आए? तो मैंने आपको बताया था, व्हेन यूर वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड
इट कंटेन्स गार्बेज वैल्यू, तो इन्हें कम से कम इनिशियलाइज मतलब एक वैल्यू इसमें स्टोर कर देते हैं। लेट्स से num1 इज इक्वल टू 0 एंड num2 इज इक्वल टू 0। इनिशियल वैल्यूज हमने 0 0 दे दी, फिर कंपाइल किया एंड रन करने के बाद देखो अभी क्या मिला हमें, यू एंटर्ड num1 0 num2 0, लेकिन आपका ये कर्सर जो है या फिर आपका एग्जीक्यूशन जो है वो आपसे इनपुट लेने के लिए नहीं रुका। अब अगर मैं इधर फिर से लिख देता हूं scanf %d एंड num1 एंड num2, अब आपका एग्जीक्यूशन इनपुट लेने के लिए रुकेगा। अब आपका एग्जीक्यूशन क्या करेगा, इनपुट लेने के लिए रुकेगा। चलो सेव किया हमने इसको, कंपाइल किया एंड रन, और रन करने के बाद देखो एंटर डेटा के बाद ये रुका। किस लिए रुका है, ताकि हम इनपुट दे पाए कि भाई चलो हमें एडिशन करनी है 4 की और हमें एडिशन करनी है 7 की, तो 4 + 7 नीचे आया देखो, एडिशन इज इक्वल टू 11। तो अपना कोड जो है अब ये जनरलाइज्ड हुआ ना कि आपका यूजर जो चाहे वो वैल्यूज डाल सकता है, इंटीजर वाली, ओनली इंटीजर वाली, जो चाहे वो वैल्यूज डाल सकता है, नीचे एडिशन प्रिंट हो जाएगी। बहुत सिंपल है। पहला वाला कोड क्या था, उसमें हार्ड कोडेड प्रोग्राम हमने किया था। क्या किया था हमने, हार्ड कोडेड प्रोग्राम हमने किया था। वहां बस 10 और 5 के जो भी नंबर दिए थे उन्हीं 2 नंबर्स की एडिशन हो रही थी। अब किसकी हो रही है, यूजर से इनपुट लेके हम एडिशन कर रहे हैं। ओके, दैट इज द पर्पज ऑफ scanf। ओके, दैट इज द पर्पज ऑफ scanf। तो ये scanf वाला फंडा क्या काम कर रहा है समझ गए। अब कैसे काम करेगा ये जरा समझते हैं। कैसे मतलब बस उसका सिंटैक्स हमें समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ scanf। ओके, चलो देखते हैं व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ scanf। हाय कर बाबू सगळे ऑनलाईन वाले बाळांनो ऐकू येते का रे। चला ठीक है, सो लेट्स वर्क विथ scanf। ओके, क्या कहता है scanf, अब जरा समझते हैं। scanf का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। scanf कहता है पूरा का पूरा scanf जो है वो लोअर केस अल्फाबेट में लिख देना है। तो ये हुआ scanf। फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड जस्ट लाइक printf ओपनिंग डबल कोट होना चाहिए। ओपनिंग डबल कोट के अंदर याद रखना ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होने चाहिए। ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इनसाइड डबल कोट्स, कॉमा, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। और वेरिएबल कैसे मेंशन होंगे, ईच फॉर्मेट स्पेसिफायर 1 एड्रेस 1 वेरिएबल। ओके, इधर होगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स और वेरिएबल कैसे मेंशन होंगे, नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स must be equal to number of variables written after comma। फिर वही है ना, इधर कितने एड्रेसेस मेंशन करोगे, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इधर है। ओके, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इधर है। ओके, और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कैसे डिसाइड करते हैं, आई होप यू नो दैट।
हमें सिंपली वेरिएबल का डेटा टाइप देखना है और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिसाइड कर देने हैं। क्या करना है? फॉर्मेट स्पेसिफायर डिसाइड कर देना है। डन। ठीक है, कैसे? बाय लुकिंग एट द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से वेरिएबल के लिए यूज़र से वैल्यू स्कैन करनी है। तो चलो मान लेते हैं अपने पास है एक इंट num1, num2 और इनके लिए हमें वैल्यूज जो है वो यूज़र से स्कैन करनी है। इनके लिए क्या करना है? ये num1, num2 की वैल्यूज जो है वो आपके यूज़र से हमें स्कैन कर देनी है। ओके, तो हमें डिफाइन करना है scanf। तो अगर मैं scanf लिखता हूं तो मैंने लिखा scanf, व्हाट इज द सिंटैक्स? ओपनिंग पैरेंथेसिस डबल कोट। अब डबल कोट में क्या चाहिए? ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये बहुत ज़रूरी है। ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर, अदर देन फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ भी मेंशन नहीं करना है। अदर देन फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ भी मेंशन नहीं करना है, याद रखना। क्लियर हुआ? ठीक है, अदर देन फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ भी मेंशन नहीं करना है। तो अभी हमें स्कैन करनी है num1 की वैल्यू। तो कितने वेरिएबल के लिए डेटा स्कैन करना है? ओनली 1। कितने वेरिएबल के लिए डेटा स्कैन करना है? ओनली 1 वेरिएबल के लिए आपको डेटा स्कैन करना है। ओके, फॉर 1 वेरिएबल ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना है। क्या होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर? हमें num1 के लिए वैल्यू स्कैन करनी है। तो num1 इंट है। इंट मतलब होगा %d डबल कोट कंप्लीट। ना स्पेस है, ना स्लैशन है, ना कोई मैसेज है, कुछ नहीं है। स्कैनफ यूज़र से वैल्यू ले रहा है, यूज़र को कुछ भी दिखा नहीं रहा। यूज़र को वैल्यूज़ दिखाने का काम, मैसेजेस दिखाने का काम प्रिंटफ का है। इसलिए प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट में हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, क्योंकि आउटपुट का फॉर्मेट सही होना ज़रूरी है। स्कैनफ को कुछ दिखाना नहीं है आपके यूज़र को, स्कैनफ को यूज़र से डेटा लेना है। तो लेने के टाइम पे हमें उसका मेकअप नहीं करना है स्कैनफ का। ओके, क्योंकि स्कैनफ जो है यूज़र से डेटा ले रहा है। तो लेते वक्त, डेटा लेते वक्त हमें सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन कर देना है। हमें क्या मेंशन करना है? ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन कर देना है। तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन किया, देन कॉमा, जिस वेरिएबल के लिए आप डेटा स्कैन करना चाहते हो उस वेरिएबल का एड्रेस। एड्रेस मेंशन करने का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। एंड लिखो और वेरिएबल का नाम लिखो, हो गया। एंड जो है, एंड को कई बार यूज किया जाता है एज एन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एंड के कई सारे मतलब है, उसमें से एक है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ओके, एड्रेस ऑफ, तो ये क्या हुआ? एड्रेस ऑफ num1। एड्रेस ऑफ num1 आपको क्या याद रखना है? सिंपली जिस वेरिएबल के लिए डेटा स्कैन करना है उस वेरिएबल का एड्रेस। कैसे मिलेगा एड्रेस? एंड लगा के। तो ये सिंपली num1 वाली वैल्यू यहाँ पे स्कैन हो जाएगी। अब हमें इस वैल्यू को बच्चों प्रिंट कर देना है। कैसे प्रिंट करेंगे बताओ? सिंपल है, आई विल राइट printf स्लैशन। अब देखो इधर स्लैशन आया। ओके, ये पॉसिबल है क्योंकि printf अब डेटा कंसोल पे भेजने वाला है। scanf क्या कर रहा था? कंसोल से डेटा ले रहा था। कंसोल मतलब वही ना, आउटपुट वाली वो विंडो जो प्रोग्राम रन करने के बाद आती है, दैट इज कंसोल वाली विंडो। तो scanf कंसोल से डेटा ले रहा है, printf कंसोल पे भेज रहा है। तो printf में मेकअप वाला जो भी है वो कर लेंगे, स्लैश इन नेक्स्ट लाइन पे, और हम कहेंगे यू
entered, कॉमा num1 और आपका प्रोग्राम खत्म हुआ। अब प्रिंटफ क्या करेगा, ये जो %d आपने मेंशन किया हुआ है इस %d पर num1 की वैल्यू प्लेस कर देगा। %d पे क्या कर देगा, num1 की वैल्यू प्लेस कर देगा और प्रिंटफ वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। ओके, प्रिंटफ के साथ तो आप फेमिलियर हो ही। अब हमें समझना है बस स्कैनफ। ओके, तो स्कैनफ ने किसकी वैल्यू स्कैन की है, num1 के लिए कंसोल से या फिर आप एंड यूजर से डेटा स्कैन करेगा। तो यहां लिख लेते हैं स्कैनफ will scan data, instead of data let's be more specific, will scan integer value, will scan integer wait will scan integer value from user and will store it in num1, will store it in num1। ओके, बहुत सिंपल है। तो ये कैसे काम कर रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं, जरा देखो। दिस इज इंट मेन, कई लियो ना का बढ़ाना, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्कैनफ कैसे काम कर रहा है समझो। स्कैनफ का सिंटैक्स यहाँ लिखा हुआ है, देखो स्कैनफ, इधर सिंटैक्स भी है, रेड बॉक्स में जो दिखेगा वो सिंटैक्स है, ये वाला सिंटैक्स है। ओके, और नीचे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। चलो अब इस एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं। लेट्स रन दिस एग्जाम्पल। ओके, तो अभी इन भाई साहब को रहने देते हैं। लेट्स ओपन न्यू प्रोग्राम। ओके, और इधर हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, देन इंट मेन, और फिर अपने पास एक वेरिएबल है इंट नम, और फिर हमने क्या लिखा था स्कैनफ। स्कैनफ में ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर डबल कोट होने चाहिए, और इन डबल कोट में क्या लिखना है, ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर नेसेसरी फॉर योर वेरिएबल। जिस वेरिएबल के लिए डेटा स्कैन करना है उस वेरिएबल के लिए बस फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ मेंशन करना है, कॉमा कॉमा एंड नम, कॉमा एंड नम। हो गया, वेरिएबल का एड्रेस देना है, ठीक है। और फिर नीचे प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ /n अभी चलेगा ना प्रिंटफ मध्ये, क्योंकि प्रिंटफ कंसोल पे भेजने वाला है डेटा, स्कैनफ कंसोल से डेटा ले रहा है, समझ गए। तो प्रिंटफ /n, और इधर मैसेज देते हैं यू एंटर्ड, और इधर वैल्यू प्रिंट करेंगे %d, कॉमा num1, यू एंटर्ड इज इक्वल टू %d, कॉमा num1। अब ये काम कैसे करेगा, num1 की वैल्यू %d पे रिप्लेस होगी और फिर पूरा मैसेज कंसोल पे प्रिंट होगा। num1 की वैल्यू %d पे रिप्लेस होगी और फिर पूरा मैसेज जो है वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। पूरा का पूरा मैसेज कहाँ पे प्रिंट होगा, कंसोल पे प्रिंट होगा। ओके, और फिर एंड में हमें चाहिए रिटर्न 0, एंड में हमें चाहिए रिटर्न 0। ओके, चलो अब इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स से pro5 एंड .c हो गया, pro5.c डन। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो मैंने कहा कंपाइल करो, ओके, और यहाँ एक एरर आ गई है, num1 ऐसा कोई वेरिएबल है नहीं। ओके, अब एरर क्या है ज़रा समझते हैं। देखो एरर आई ना एक,
लेट्स रीड द एरर। क्या कह रहे देखो, num1 अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। तो मैंने जो पहले थोड़ी देर पहले आपको एक रूल बताया था, एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज। बट जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो है num, और हम इधर लिखा है हमने num1। नाउ num1 इज डिफरेंट फ्रॉम num। डिक्लेरेशन num का हुआ, यूज num1 हुआ, तो कंपाइलर ने एरर दे दी। तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, num करना पड़ेगा। चलो अब सेव कर लेते हैं, लेट्स कंपाइल। अभी देखो एरर 0 वार्निंग 0 एंड रन। और रन करने के बाद देखो कर्सर आपका ब्लिंक हो रहा है। ओके, यहाँ हम समझ नहीं पा रहे एक्चुअली क्या करना है, बट चलो कोड हमने ही लिखा है scanf % एंड num, तो हमें पता है ये scanf के लिए रुका हुआ है, मतलब यूजर से इनपुट आने के लिए रुका हुआ है। ओके, तो चलो यूजर से इनपुट देकर देखते हैं। क्या इनपुट देना है, इंटीजर। हमें पता है ना, क्योंकि हम ही ने कोड लिखा हुआ है, तो इंटीजर वैल्यू इनपुट देनी है, हमें पता है। तो मैंने दी पहली इंटीजर वैल्यू 12, और इस इनपुट के बाद याद रखना हमेशा एंटर की प्रेस करनी है। क्यों एंटर की प्रेस करनी है, इसका रीजन मैं आपको एंड में बताऊंगा। किसके एंड में, ऑलमोस्ट देखो 4th या 5th चैप्टर खत्म होने के बाद, जब आपको प्रोग्रामिंग के साथ आप फैमिलियर होंगे, तब मैं इसका भी जवाब दूंगा कि बाद में एंड में एंटर की क्यों प्रेस करनी होती है, क्यों दूसरी कोई की हमें यूज नहीं करनी है। ओके, सो लेट्स प्रेस एंटर की, और ये आ गए देखो, यू एंटर्ड 12, यू एंटर्ड 12, राइट। तो scanf यूज करना कैसे है, और scanf यूज करने से क्या हो रहा है, ये वाली बात आप लोग समझे कि नहीं। देखो, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई लेक्चर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बस मैं चाहता हूँ कि अब आप 1 मिनट के लिए सोचो scanf कैसे काम कर रहा है। बस सोचो 1 मिनट के लिए। अगर बाबा नु कळा लेगा, हाउ डज scanf वर्क, समजलंय का बघा। काही शंका असेल तर विचारा। सोचो सोचो, आपको सोचने के लिए टाइम दिया हुआ है। बस जस्ट थिंक अबाउट scanf, हाउ डज इट वर्क। और अगर किसी भी स्टेटमेंट पे, किसी भी पॉइंट पे कोई गड़बड़ लगे तो मुझसे पूछ लेना। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेट मी नो। चलो हो गया, ओके। और ये वाला प्रोग्राम में देखो क्लियर हो गया सबको। scanf %d एंड num। चलो अब रन करके देखते फिर से एक बार, कंपाइल एंड रन। और ये देखो कर्सर आपका फिर से ब्लिंक हो रहा है। अब इधर होगा क्या, देखो ये सोचना है आपको हमेशा से। ये जो आपका प्रोग्राम है ये एक सॉफ्टवेयर है। ये जो आपका प्रोग्राम है ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, और ये उसका आउटपुट है। अब ये जो आउटपुट है ना आपका, ये कोई थर्ड पर्सन हमेशा यूज करता है, ये डेवलपर यूज नहीं करता। आप डेवलपर हो,
आपने ये प्रोग्राम लिखा, ओके, और इसका जो आउटपुट है ये तो आपका क्लाइंट यूज़ करेगा ना। कौन यूज़ करेगा? ये आपका क्लाइंट यूज़ करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब क्लाइंट कभी प्रोग्राम नहीं देखता, याद रखना मेरी बात को। क्लाइंट कभी प्रोग्राम नहीं देखता, क्लाइंट सिर्फ आउटपुट देखता है। तो समझो आपका प्रोग्राम रन हुआ, रन करने के बाद वो ये दिखा रहा है, ओके। क्या आपका क्लाइंट कभी ये समझ पाएगा कि इधर करना क्या है? वो कभी नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब ये रहा, आपका प्रोग्राम क्लाइंट फ्रेंडली नहीं है। आप यूजर फ्रेंडली कहते हो ना, मैं कहता हूं क्लाइंट फ्रेंडली नहीं है। क्लाइंट फ्रेंडली होना जरूरी है, बिकॉज क्लाइंट आपको पैसे देने वाला है इस सॉफ्टवेयर के लिए। तो क्लाइंट को आपका सॉफ्टवेयर यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट ये तो रन करते ही दिक्कत आ गई। क्लाइंट आपका नहीं समझ पा रहा कि यहाँ भाई मैं करना क्या है। इंटीजर वैल्यू दूँ, फ्रैक्शन वैल्यू दूँ, या फिर कुछ ABCD दे दूँ, वो नहीं समझ पा रहा। अब अगर उसने ऐसा इनपुट दिया और एंटर की प्रेस कर दी, तो फिर ये कुछ देखो इस तरह से आया, यू एंटर्ड 0। अब वो बस सोचता रहेगा, भाई मैंने तो दिया FH और आउटपुट में आया 0, क्या गड़बड़ हुई? सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ है? नहीं। गड़बड़ कहाँ पे है? उसके इनपुट में है। बट इनपुट इंटीजर देना है। ये क्लाइंट कब समझ पाएगा? जब वहाँ मैसेज होगा कि भाई एंटर करो इंटीजर। ये वाला मैसेज अगर यहाँ कंसोल पे होता तो आपका क्लाइंट फटाफट समझ जाता कि इधर एक इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है, तो ही नीचे का कोड करेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका क्लाइंट समझ पाता। लेकिन कब? अगर आप मैसेज देते तो। हेंस हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ यूज़र से डेटा स्कैन करने से पहले आपके क्लाइंट को मैसेज देना है। क्लाइंट से डेटा स्कैन करेंगे तो क्लाइंट को मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे क्लाइंट को? हम कहेंगे क्लाइंट भाई साहब printf एंटर ए नंबर। हो गया, एंटर ए नंबर। अब अगर हम प्रोग्राम को रन करने जाते हैं तो पहले क्या मैसेज प्रिंट होगा? एंटर ए नंबर। एंड योर क्लाइंट विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि वहाँ उसे एक नंबर एंटर कर देना है। और आपको जितना डिटेल में चाहिए उतने डिटेल में आप मैसेज दे सकते हो। तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए ये दिखाया है कि भाई प्रोग्राम जो है वो मैक्सिमम यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, क्लाइंट फ्रेंडली होना चाहिए। मैक्सिमम क्या होना चाहिए? क्लाइंट फ्रेंडली होना चाहिए। चलो इसको रन कर देते हैं। सेव किया, कंपाइल एंड रन। और रन करते ही देखो पहले क्या मैसेज आया? एंटर ए नंबर। अब आपका क्लाइंट समझ गया, उसे पहले नंबर एंटर कर देना है 25, और फिर हम इनपुट देने के बाद एंटर की, यू एंटर्ड 25। समझ गए हो? तो कंक्लूजन क्या है? बिफोर एवरी स्कैनफ ऑलवेज राइट ए मैसेज टू इन्फॉर्म योर क्लाइंट विच डेटा इज टू बी एंटर्ड। ओके, तो कंक्लूजन पहला, और दूसरा ऑलवेज टाइप एंटर और ऑलवेज प्रेस एंटर की आफ्टर ईच इनपुट।
ओके, स्कैनिफ का सिंटेक्स आपने लिख लिया है, राइट। वहां तीसरा कंक्लूजन आपको बता दूं, डू नॉट राइट एनीथिंग other than format specifiers inside double quotes of scanf. Not even space. बस ये 3 स्टेटमेंट्स लिख लो और स्कॅनिफ वाला एक छोटासा प्रोग्राम कर दो. बघा बरं जमतंय का बाळांनो. ये 3 स्टेटमेंट लिख लो और स्कैनिफ वाला एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दो. सी इन द बिगिनिंग स्कैनिफ एंड प्रिंटफ थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, बट हमें इन्हें हर रोज यूज करना पड़ता है. एवरी डे वी हैव टू यूज स्कैनिफ. हर रोज हमें क्या करना पड़ता है, स्कैनिफ यूज करना ही पड़ता है. ओके, तो आप इसके साथ फैमिलियर हो जाओगे. आज हमें बस यही समझना था स्कैनिफ का पर्पस क्या है और स्कैनिफ का सिंटैक्स क्या है. ओके, स्कैनिफ लिखने से क्या होगा ये बस हमें समझना था. ओके, ठीक है. अब कल जो है हम आराम से देखेंगे हाउ टू यूज स्कैनिफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स, डिफरेंट डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स. ओके, इन सब के लिए स्कैनिफ हम कैसे यूज कर सकते हैं ये हम कल देखेंगे. ओके, अगर कल पॉसिबल हुआ बच्चों तो हमारा लेक्चर जो है वो 8:30 to 10 ये होगा. ओके, और चलो मैक्सिमम यही ले लेते 8:30 to 10. ठीक है, आवर लेक्चर टुमारो, ओनली टुमारो. ठीक है, बाकी रेगुलर टाइम अपना वही रहेगा 10 to 11:30. कल फ्राइडे है, फ्राइडे का हमारा डिसाइड हुआ था ना कि थर्सडे को डिसाइड करके सोचेंगे फ्राइडे का लेक्चर कब लेना है. तो कल का लेक्चर अपना 8:30 to 10 ले लेंगे. ठीक है, डन. रात को PM. बस लेक्चर्स मिस मत करना और हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना होगा. उसके बिना प्रिंटफ स्कैनिफ आप समझ नहीं पाओगे. ओके, ठीक है. चलो आज रुक जाते हैं. सी यू टुमारो एट 8:30. सी यू टुमारो एट 8:30. अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर दो. चलो रुक जाते हैं आज.